हेलो एवरीवन, वेलकम टू दी इकोनॉमिया। मेरा नाम है रंजीत कुशवाहा और आज हम पढ़ेंगे क्लास 12th मैक्रो इकोनॉमिक्स चैप्टर नंबर 3। ओके, तो लास्ट वाली क्लास में मैंने आपको पढ़ाया था क्लास 11th का। ठीक है, अभी क्या है, उससे पहले हमने जो पढ़ा था क्लास 12th में वो हमने सेकंड चैप्टर पढ़ा था, जिसमें मैंने आपको बेसिक चीज़ें बताई थी। चैप्टर 1 चैप्टर 2 हमारा दोनों बेसिक था। इस चैप्टर में जो थर्ड चैप्टर है इसमें हम स्टार्ट करेंगे मेथड्स। ओके, चैप्टर 3 है, उसका नाम है मेथड्स ऑफ कैलकुलेटिंग नेशनल इनकम। आइए देखते हैं इसमें क्या क्या चीज़ें हैं। मैक्रो इकोनॉमिक्स क्लास 12 चैप्टर नंबर 3 मेथड्स ऑफ कैलकुलेटिंग नेशनल इनकम मैक्रो इकोनॉमिक्स। दोबारा बोल रहा हूँ, क्लास 12 की वीडियो है, ध्यान से देखिएगा क्योंकि यहाँ से अब हमारे मेथड स्टार्ट हो चुके हैं एंड इस मेथड के बेसिस पे जो है हमारा क्या होगा, नेक्स्ट चैप्टर में कैलकुलेशंस होंगी और कुछ हमारे सम्स होंगे। ओके, तो इसे ध्यान से पढ़ते हैं। तो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं, देखिए मेथड्स ऑफ कैलकुलेटिंग नेशनल इनकम, इसमें क्या है, मैक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर हमारे 3 मेथड्स होते हैं अगर हमें नेशनल इनकम को कैलकुलेट करना होता है तो। अब उस 3 मेथड के बारे में हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। आइए शुरू करते हैं। ठीक है, तो हमारा पहला मेथड है प्रोडक्ट मेथड और वैल्यू एडिड मेथड। इसको हम प्रोडक्ट मेथड भी बोलते हैं और वैल्यू एडिड मेथड भी बोलते हैं। ओके, तो इसे वैल्यू एडिड मेथड क्यों बोलते हैं या प्रोडक्ट मेथड क्यों बोलते हैं, आइए देखते हैं। देखिए सीधी सी बात है, कोई भी चीज़ होती है उसके अंदर अगर किसी भी तरीके की वैल्यू ऐड होती है तो उसे हम क्या बोलेंगे, वैल्यू ऐड होना या वैल्यू का एडिशन होना। या कोई चीज़ किसी चीज़ के साथ मल्टीप्लाई होती है या ऐड होती है तो उसे हम क्या बोलते हैं, प्रोडक्ट बोलते हैं। जैसे कि आपने मैथमेटिक्स में पढ़ा होगा, जब कोई चीज़ मिलती है या मल्टीप्लाई की जाती है तो उसे हम प्रोडक्ट भी कहते हैं। ओके, तो इसमें क्या है, बहुत सारी चीज़ें मिल करके एक मेथड बनाती हैं, इसलिए हम इसको बोलते हैं प्रोडक्ट मेथड या वैल्यू एडिड मेथड। ठीक है, अब मैं आपको इसका कंसेप्ट जो है वो क्लियर कराता हूँ। देखिए, द कंसेप्ट ऑफ वैल्यू एडिड एडिशन, वैल्यू एडिड इज द डिफरेंस बिटवीन वैल्यू ऑफ आउटपुट ऑफ एन एंटरप्राइजेज एंड द वैल्यू ऑफ इट्स इंटरमीडिएट कंजप्शन। यानी कि जो वैल्यू एडिशन का जो कंसेप्ट है वो ऐसा कंसेप्ट है, ये डिफरेंस बताता है किस चीज़ का, आउटपुट ऑफ एन एंटरप्राइजेज एंड इंटरमीडिएट कंजप्शन। एक एंटरप्राइजेज की आउटपुट वैल्यू जो है उसका और उसकी इंटरमीडिएट कंजप्शन का, इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस होता है इसको हम बोलते हैं क्या, वैल्यू एडिड या वैल्यू एडिशन। मैंने आपको लास्ट क्लास में समझाया था कि फाइनल गुड्स क्या होते हैं एंड इंटरमीडिएट गुड्स क्या होते हैं। देखिए, फाइनल गुड्स क्या होते हैं, जो प्रोडक्शन के लिए, जो प्रोडक्शन की बाउंड्री से क्या है, बाहर आ चुके हैं और वो बाउंड्री लाइन को क्रॉस कर चुके हैं और क्या है, वो रेडी टू यूज़ हैं, वो हमारा होता है क्या, फाइनल गुड्स। एंड इंटरमीडिएट गुड्स क्या होते हैं हमारे, या इंटरमीडिएट कंजप्शन क्या होता है, जो अभी बाउंड्री लाइन के अंदर है, जिसका प्रोडक्शन अभी पूरा कंप्लीट नहीं हुआ है, वो प्रोडक्शन की प्रोसेस में है। तो कॉमन सी बात है, अगर हम फाइनल गुड्स और इंटरमीडिएट गुड्स, इन दोनों के बीच का अगर हम डिफरेंस निकालें तो हमारी वैल्यू एडिशन होती है। कंसेप्ट क्लियर करता हूँ, पहले ध्यान से समझिएगा, देन हम आगे की बात करते हैं। पहले कंसेप्ट की बात करते हैं। कंसेप्ट की बात अगर मैं करूँ तो मैं आपको एक एग्जांपल दूँ, जैसे कि सपोज दैट कि एक फर्नीचर बना रहे हैं हम, ठीक है, लकड़ी का एक फर्नीचर बना रहे हैं, जैसे चेयर हो गया, टेबल हो गई, कुछ भी हो गया, हम वो बना रहे हैं। तो जब वो चेयर पूरी बन चुकी है तब वो चेयर कहला रही है। ओके, वो पूरी की पूरी चेयर बन चुकी है लकड़ी की, तो वो चेयर कहला रही है, यानी कि वो फाइनल गुड है। लेकिन सबसे पहले वो क्या थी, पेड़ की लकड़ी। अब पेड़ की लकड़ी को काट करके हमने उसको किस में कन्वर्ट किया, चेयर में कन्वर्ट किया। इस बीच में कौन कौन सी चीज़ें लगी हैं, तो देखिए मैं आपको काउंट करवा सकता हूँ। पहले हमने उस लकड़ी को काटा, तो काटने के लिए पहले हमारे पास आरी की ज़रूरत पड़ी या ब्लेड की ज़रूरत पड़ी। उसके बाद हमने उसको चेयर बनाने में क्या क्या उसके अंदर हमने ऐड किया, हमने ऑब्वियसली कील इस्तेमाल की होंगी, आरी इस्तेमाल की होगी, फेविकोल इस्तेमाल किया होगा, हैमर यानी हथौड़ी इस्तेमाल की होगी, बहुत सारी चीज़ों का यूज़ किया होगा उसको एक इंटरमीडिएट से फाइनल में कन्वर्ट करने के लिए। तो वो जो इतनी सारी चीज़ों का हमने जो यूज़ किया, वो जो चीज़ें यूज़ हुई तो वो क्या कर रही हैं, वो एक प्रोडक्ट को पूरा होते होते उसमें वैल्यू को ऐड करती जा रही हैं। इसी को बोलते हैं वैल्यू एडिड मेथड या वैल्यू एडिशन। क्योंकि वो सिर्फ और सिर्फ लकड़ी से ही, वो एक सीधी लकड़ी थी, उसको हमने
सिर्फ एक सीधी लकड़ी से तो चेयर नहीं बन सकती ना, उसमें हमने बहुत सारी चीज़ें की हैं, मेहनत सबसे बड़ी चीज़ है, वो मेहनत ऐड हुई है, प्लस बहुत सारी चीज़ें हमने उसके अंदर काट पीट के, कह सकते हो आप कि उसको एक मॉडिफिकेशन लेके आए हैं हम उसके अंदर, तो उसको हम बोलते हैं वैल्यू एडेड मेथड। ओके, अब वैल्यू एडेड मेथड तो मैंने बता दिया क्या होता है। अब इसके बाद एक टर्म आता है वैल्यू ऑफ आउटपुट। बहुत बच्चे सोचते हैं ये आउटपुट होता क्या है या आउटपुट की क्या वैल्यू होती है। देखो, आउटपुट वो होता है जो बन के रेडी है, उसे हम बोलते हैं आउटपुट। एक दूसरे सेंस ऑफ व्यू, दूसरे सेंस में बोला जाए या दूसरे पॉइंट ऑफ व्यू में बोला जाए तो एक आउटपुट वो भी होता है कि हमने कितना लगाया और कितना आया। तो जितना आया वो हमारा आउटपुट है, यानी जितना हमने प्रोडक्शन किया वो हमारा क्या आया, टोटल ओवरऑल जो प्रोडक्शन होगी वो हमारी, उसको बेचने के बाद जो आया वो आउटपुट है। ठीक है, तो ये दो पॉइंट ऑफ व्यू होते हैं। तो यहाँ पे जो पॉइंट ऑफ व्यू है आउटपुट का, उसका कहने का सीधा सीधा मतलब है सेल, जैसे कि मैंने आपको बताया बेचने के बाद जितना आया। तो देखिए, पहला पॉइंट ऑफ व्यू अगर हम देखते हैं वैल्यू ऑफ आउटपुट, सेल इफ एंटायर आउटपुट ऑफ द ईयर इज सोल्ड ड्यूरिंग द ईयर, जैसा कि मैंने आपको बताया। दूसरे कंसेप्ट में मैं देखता हूँ, आप देखिए आप लोग, मैं दिखा रहा हूँ आपको वैल्यू ऑफ आउटपुट। वैल्यू ऑफ आउटपुट क्या है, सेल्स प्लस स्टॉक इफ सम आउटपुट रिमेन्स अनसोल्ड ड्यूरिंग द ईयर। यानी कि यहाँ पे सेल था, लेकिन देखिए दूसरे में क्या, दूसरे वाले आउटपुट में क्या कंसेप्ट ऐड हो गया है, इफ सम आउटपुट रिमेन्स अनसोल्ड, यानी कि जो बिका नहीं, जो क्या रह गया हमारा, अनसोल्ड रह गया। तो ये क्या हो गया, ये भी क्या है, आउटपुट का ही एक वैल्यू है या एक कंसेप्ट है। पहले वाले में बिक गया, दूसरे वाले में जो बिक गया वो, और साथ में जो नहीं बिका वो दोनों चीज़ें आ गई। अब इसके बाद इन दोनों से मिलके क्या है, जैसे इन दोनों में चीज़ें ऐड हो रही हैं वैसे ही वैल्यू एडेड होती है। ठीक है, अब देखिए अगला कंसेप्ट आया हमारा चेंज इन स्टॉक। अब स्टॉक क्या होता है, इससे पहले मैंने बताया एक फर्स्ट केस में बिक गया, सेकंड केस में कुछ बिक गई कुछ रह गए, थर्ड केस में क्या है, स्टॉक इज इक्वल टू क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक। क्लोजिंग स्टॉक वो होता है जो हमारे पास लास्ट में बचा हुआ होता है, ओपनिंग स्टॉक वो होता है जो हमने स्टार्टिंग में लगाया होता है। अनसोल्ड यानी कि क्लोजिंग बोल सकते हैं, जो बच गया उसको हम उसी से हम क्लोज करते हैं। तो क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक इज इक्वल टू चेंज इन स्टॉक, यानी कि स्टॉक में कितना परिवर्तन हो रहा है या कितना चेंजेस आ रहे हैं, ठीक है, कितना कन्वर्ट हो रहा है वो, उसको हम बोलते हैं चेंज इन स्टॉक। तो ये तीनों भी मिला करके, इन तीनों से मिला करके भी हमें क्या पता चल रहा है कि दोनों चीज़ों में या तीनों चीज़ों में से क्या हो रहा है, वैल्यू में एडिशन हो रहा है। इसी को हम बोलते हैं वैल्यू एडेड मेथड। ये तो था कंसेप्ट। अब इस कंसेप्ट से हम बात करेंगे कि कैसे इसको मेजरमेंट किया जाता है और कैसे इस मेजरमेंट से हम कैसे कैलकुलेट करते हैं। तो देखिए मैंने नीचे टेबल बनाई हुई है, मेजरमेंट ऑफ नेशनल इनकम यूजिंग वैल्यू एडेड मेथड। तो देखिए आइए देखते हैं इसमें क्या होता है। देखिए ग्रॉस वैल्यू एडेड में क्या है, हमें ग्रॉस यानी कि ओवरऑल कितनी वैल्यू ऐड हुई है हमें वो सबसे पहले हमें ये निकालना होता है, नंबर फर्स्ट ग्रॉस वैल्यू एडेड। अब देखिए ग्रॉस वैल्यू एडेड बताने से पहले आपको तीन चीज़ें बता दूं जो अपने ये बेसिक चीज़ें हैं। जिस बच्चे ने इकोनॉमिक्स या क्या बोलते हैं उसे नाइन्थ टेंथ में भी हमारे पास क्या है, इकोनॉमिक्स होती है, जिसको अर्थशास्त्र भी बोलते हैं हिंदी में, ठीक है। तो ये बहुत सारे बच्चों ने पहले पढ़ा भी होगा और जिन्होंने नहीं पढ़ा मैं उनके लिए भी बता दूं, इसीलिए मैं इसको एक्सप्लेन कर रहा हूँ। हमारे इंडिया में 3 तरीके के सेक्टर होते हैं, ठीक है। हमारे इंडिया में ही नहीं, हर जगह पे 3 तरीके के सेक्टर होते हैं और हिंदी में इसको क्षेत्र भी बोलते हैं। 3 तरीके के क्षेत्र होते हैं। पहला होता है हमारा प्राइमरी सेक्टर, दूसरा होता है सेकेंडरी सेक्टर और तीसरा होता है हमारा टर्शियरी सेक्टर। अब देखिए प्राइमरी सेक्टर, हमारा इंडिया किस चीज़ पर डिपेंड है आप सबको पता है, और एक दूसरी किताब भी है इंडियन इको डेवलपमेंट की बुक जो है, उसमें भी ये सारी चीज़ें लिखी हुई हैं, उसमें हम इन सब के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। पहले भी हम यहाँ पढ़ लेते हैं। प्राइमरी सेक्टर हमारा इंडिया किस चीज़ पर डिपेंड है, हमारा इंडिया डिपेंड है खेती पे, वो हमारा होता है प्राइमरी सेक्टर। आधे से ज़्यादा लोग या सबसे ज़्यादा लोग भारत में क्या करते हैं, कृषि पे निर्भर है, तो वो हमारा प्राइमरी सेक्टर में आता है। सेकेंडरी सेक्टर होता है मैन्युफैक्चरिंग यूनिट या मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्शन यूनिट, ठीक है। इसमें क्या होता है, इसमें सारी की सारी वो चीज़ें इंक्लूड होती हैं जो हमारी मैन्युफैक्चर होती हैं, जैसे कंपनियों में कुछ भी बनना, एक्सपोर्ट इम्पोर्ट की जो कंपनियां होती हैं जो प्रोडक्शन करती हैं और बाहर सामान भिजवाती हैं, कुछ भी चीज़ जिसमें प्रोडक्शन हो रहा है, जिसमें मैन्युफैक्चरिंग हो रही है, वो हमारा सेकेंडरी सेक्टर में आता है। आफ्टर ऑल हमारा आता है टेरिशरी सेक्टर। टेरिशरी सेक्टर देखो वो सेक्टर होता है जिसमें हम ट्रांसपोर्ट करते हैं, एक्सपोर्ट करते हैं, इंपोर्ट करते हैं। कोई चीज़ बन रही है तो वो, और वो मैन्युफैक्चर हो रही है तो वो सेकेंडरी यूनिट में आती है, लेकिन बनने के बाद वो चीज़ यहाँ से विदेश भेजी जा रही है या विदेश से यहाँ लाई जा रही है, तो वो हमारा ट्रांसपोर्ट सेक्टर या टर्शरी सेक्टर कहलाता है।
तो इन तीनों सेक्टर से मिलके जो भी इनकम होती है उसको हम बोलते हैं ग्रॉस वैल्यू एडेड बाय ऑल प्रोड्यूसिंग एंटरप्राइजेज इन प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर, टर्शरी सेक्टर। तीनों को मिला दें तो ऑल प्रोड्यूसिंग एंटरप्राइजेज विद इन डोमेस्टिक टर्शरी ऑफ अ कंट्री ड्यूरिंग एन अकाउंटिंग ईयर बन जाता है। ठीक है, तो ये होता है ग्रॉस वैल्यू एडेड। जब तीनों सेक्टर की इनकम को प्लस कर दिया जाता है तो हमारा बनता है ग्रॉस वैल्यू एडेड, जिसको हम एक और नाम से जानते हैं, जिस नाम को आप सबने सुना होगा, और जब से मैं इकोनॉमिक्स पढ़ा रहा हूँ वो नाम हर चैप्टर में कहीं ना कहीं आया है, जिसको हम बोलते हैं GDP-MP, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस। एट मार्केट प्राइस क्या होता है, एट फैक्टर कॉस्ट क्या होता है, मैं आपको लास्ट क्लास में बता चुका हूँ, लास्ट चैप्टर में पढ़ा चुका हूँ। ठीक है, तो ये एक्सप्लेनेशन हम आगे और भी करेंगे, लेकिन अभी इन तीनों के बारे में पढ़ लेते हैं। इन तीनों को मिलाकर के हमारा बना क्या, GDP-MP। अब ये तो हो गया हमारा GDP-MP यानी ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस। अब इसके आगे क्या मेजरमेंट है, देखिए इसके आगे जो मेजरमेंट है वो कुछ ऐसी है कि जब GDP-MP है उसमें से हम डेप्रिसिएशन माइनस कर देते हैं। डेप्रिसिएशन का कंसेप्ट आप लोग को आई थिंक सो याद होगा, मैंने लास्ट टाइम पढ़ाया था। डेप्रिसिएशन फॉल इन द वैल्यू ऑफ फिक्स्ड एसेट्स इज कॉल्ड डेप्रिसिएशन, यानी कि किसी भी मूल्य के या किसी भी चीज़ के मूल्य में गिरावट आना या किसी भी एसेट्स की वैल्यू में डाउन हो जाना, उसको हम बोलते हैं डेप्रिसिएशन। तो GDP-MP में से अगर हम लेस कर दें डेप्रिसिएशन तो हमारा बनता है NDP-MP। NDP-MP होता क्या है, NDP नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट, वो ग्रॉस है, ये नेट है, एट मार्केट प्राइस, मार्केट प्राइस पे। तो जब हमने GDP में से डेप माइनस किया तो हमें क्या मिला, NDP-MP। अब NDP-MP में से हमें एक और चीज़ माइनस करनी होती है, NIT, नंबर 5 है NIT। NIT लेस करते हैं तो हमें मिलता है NDP-FC। लेकिन पहले मैं आपको इसका कंसेप्ट क्लियर कर दूं, NIT का मतलब होता है नेट इनडायरेक्ट टैक्स। ओके, इसको बोलते हैं NIT। अब नेट इनडायरेक्ट टैक्स को भी हम आगे एक्सप्लेन कर सकते हैं। एक्सप्लेन करने का सिंपल सा फंडा है, जो डायरेक्ट टैक्स होते हैं या इनडायरेक्ट टैक्स होते हैं, आपने NIT का मतलब आपको सिंपल सा मैं एक्सप्लेन कर दूं, इसमें क्या है, जो टैक्सेस होते हैं वो माइनस हो जाते हैं, जो सब्सिडीज हैं वो ऐड हो जाती हैं, इसे हम बोलते हैं NIT, नेट इनडायरेक्ट टैक्स। यानी कि इसमें से जो भी टैक्स है उसको डिडक्ट कर दीजिए और जो भी सब्सिडी है उसको ऐड कर दीजिए। मैंने बता रखा है, टैक्स एक पेमेंट होती है जो हमें करनी होती है गवर्नमेंट को, और सब्सिडी गवर्नमेंट की तरफ से सोशल वेलफेयर होती है और एक हेल्प होती है, डोमेस्टिक हेल्प होती है लोगों के लिए जिनके पास जैसे कि मान लीजिए सिलेंडर है, गैस सिलेंडर, LPG सिलेंडर पे हमें सब्सिडी मिलती है, तो वो क्या सोशल वेलफेयर के लिए, लोगों की हेल्प करने के लिए गवर्नमेंट क्या करती है, हमें सब्सिडी देती है। ठीक है, तो हम NIT जब माइनस कर देते हैं तो हमें मिलता है NDP-FC। यहाँ देखिए MP पे थे, यहाँ देखिए MP पे थे। NIT माइनस करने के बाद हमें क्या आ गया, हमारे पास FC आ गया, यानी कि फैक्टर कॉस्ट। अब NDP-FC आ चुका है हमारा, इसमें हमने ऐड कर दिया NFIA। बहुत बच्चे अभी भी इस क्लास में पूछेंगे सर व्हाट इज NFIA, तो मैं आप दोबारा बता दूं, NFIA का मतलब होता है नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। अब इसके बारे में थोड़ा सा बताना पड़ेगा मुझे, क्योंकि कुछ बच्चे ये वीडियो पहली बार देख रहे होंगे, जिन्होंने पहले देख रखा है उनको कोई कन्फ्यूजन नहीं होगी। तो देखिए, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड का मतलब होता है बाहर से, बाहर कहीं देश से, किसी भी कंट्री से हमारे देश में कोई पैसा आ रहा है, कोई भी इनकम आ रही है, तो उसे हम बोलते हैं NFIA, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। एग्जांपल दे दूं, फॉर एग्जांपल के तौर पे आपके कोई भी रिलेटिव है, कहीं वो बाहर रहते हैं, जैसे कि दुबई, सऊदी अरब, कहीं भी, वेयर एवर वो कहीं भी रहते हैं और वो वहाँ पे कमाते हैं और वहाँ से वो पैसा अपनी फैमिली के लिए यहाँ पे भेजते हैं, जो फैमिली उनकी यहाँ पे है, तो उस पैसे को या उस इनकम को हम बोलते हैं NFIA। तो जब हम NDP-FC यानी कि नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट पे हम प्लस कर देते हैं NFIA, तो हमें मिलता है NNP-FC। और मैंने आपको पढ़ाया था NNP-FC को ही हम क्या बोलते हैं, हम इसी को बोलते हैं नेशनल इनकम, यानी कि ओवरऑल इनकम फ्रॉम विच मेथड, प्रोडक्ट मेथड और वैल्यू एडेड मेथड। ठीक है, तो इस तरीके से मेजरमेंट होता है किस चीज़ का, नेशनल इनकम का, यूजिंग वैल्यू एडेड मेथड के थ्रू। दोबारा बता दूं, NNP-FC नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट, इसको बोलते हैं हम नेशनल इनकम भी बोलते हैं, NNP-FC भी बोलते हैं। ठीक है, तो ये वो सारी चीज़ें हैं जिससे हमारा मेजरमेंट होता है, जिससे हमारी कैलकुलेशन होती है किस चीज़ की, वैल्यू एडेड मेथड की। ये हमारा फर्स्ट मेथड है
कैलकुलेटिंग के लिए, किस चीज़ की कैलकुलेटिंग के लिए, नेशनल इनकम की कैलकुलेटिंग के लिए। दिस इज़ द फर्स्ट मेथड एंड दिस इज़ वेरी 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 डैम ईजी मेथड। इसे बहुत ईजिली आप समझ सकते हो, इसमें कुछ भी ऐसा नहीं है जो आपको नहीं समझ में आए, बस आपको कंसेप्ट क्लियर होने चाहिए, आपको पिछली वीडियोस क्लियर होनी चाहिए। आपने अगर इससे पहले के जो चैप्टर्स नहीं पढ़े हैं तो उन्हें ज़रूर पढ़िए, आप कहीं से भी पढ़िए, बुक से पढ़िए, किसी भी वीडियो से पढ़िए, लेकिन इससे पहले के चैप्टर्स पढ़िए। अगर आप इस चैप्टर्स को नहीं पढ़ते हैं इससे पहले के, तो आपके जो कंसेप्ट हैं क्लियर होंगे, बट उसमें भी कुछ कुछ चीज़ें हैं जो क्लियर नहीं हो पाएंगी, जैसे कि हमारा डेप हो गया, NFIA हो गया, NIT हो गया। ओके, तो ये सारी चीज़ें थी किसकी, वैल्यू एडेड मेथड की। अब इसके बाद जो हमारी चीज़ आती है वो आती है, सबसे बड़ी चीज़ होती है प्रिकॉशंस। जब हमें ये मेथड फॉलो करना है तो हमें कौन कौन सी प्रिकॉशंस का ध्यान रखना है, यानी कि कौन कौन सी बातों को ध्यान रखना है जिससे कि इस मेथड में कोई गलती ना हो। जैसे कि मैंने आपको लास्ट चैप्टर में पढ़ाया था प्रॉब्लम ऑफ डबल काउंटिंग, तो हमें उससे दूर रहना है। इसमें और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जिनका हमें प्रिकॉशंस रखना है ताकि ये मेथड यूज़ करते टाइम हमसे कोई गलती ना हो। जिनको ये नोट करना है नोट कीजिए, तब तक मैं जैसे आप लोग ये नोट कर लेते हैं, या जिनको भी जो भी इसमें कोई कुछ भी कंसेप्ट है जो आपको नहीं समझ में आ रहा तो मुझे कमेंट कीजिए, बाकी मैं आपको आगे बताता हूँ कि हमें इसमें कौन कौन सी प्रिकॉशंस पे ध्यान देना है। तो ठीक है दोस्तों, अब देखिए, अब हम बात करेंगे प्रिकॉशंस रिगार्डिंग प्रोडक्ट मेथड और वैल्यू एडेड मेथड। जैसा कि मैंने आपको मेथड के बारे में पढ़ाया अभी, अब हम ये देखेंगे कि उसमें कौन कौन सी बातों को ध्यान में रखना होगा हमें जब हम इस मेथड को कैलकुलेट करेंगे या उसका मेजरमेंट करेंगे। देखिए, मैं पॉइंट वाइज पढ़ूंगा। फर्स्ट पॉइंट है वैल्यू ऑफ सेल एंड परचेज ऑफ सेकेंड हैंड गुड्स इज नॉट अकाउंटेड फॉर। देखो, जब भी हम सेकेंड हैंड गुड बेचेंगे या खरीदेंगे तो उसकी वैल्यू ऐड नहीं होगी। देखो, आप खुद गैस करके देखो कि क्यों नहीं होगी, गैस कीजिए। सिंपल है, वो चीज़ ऑलरेडी प्रोड्यूस्ड हो रखी है तो, और उसको एक बार बेच के फिर दोबारा बेचा जा रहा है, तो क्या इस बार उसकी नई वैल्यू ऐड हो जाएगी? नहीं, वो प्रोडक्ट ऑलरेडी फाइनल बन चुकी है, अब उसको कितनी भी बार बेचे हम, उसमें वैल्यू एडिशन नहीं होगा, इसीलिए उसको कैलकुलेट नहीं किया जाएगा। यानी कि सेकेंड हैंड गुड्स को हम नेशनल इनकम में कैलकुलेट नहीं करेंगे या उसके अंदर हम उसको इंक्लूड नहीं करेंगे जब भी हम वैल्यू एडेड मेथड पे काम करेंगे तो। ओके, सेकेंड है कमीशन अर्न ऑन अकाउंट ऑफ सेल एंड परचेज ऑफ सेकेंड हैंड गुड्स इज इंक्लूडेड इन द एस्टिमेशन ऑफ वैल्यू एडेड और GDP बिकॉज कमीशन इज रिवार्डेड फॉर सर्विस रेंडर्ड। देखो, कमीशन जो मिलेगा या कमीशन जो भी होगा उसको हम वैल्यू एडेड मेथड में इंक्लूड करेंगे। अब आप बताओ मुझे कि क्यों इंक्लूड करेंगे। देखो, मैं सिंपल सी बात बताता हूँ, बहुत सिंपल तरीके से समझाऊंगा। सपोज़ कर लो आपका कोई फ्रेंड है और उसका कुछ काम है और वो चाहता है कि उसकी कुछ प्रोडक्शन यूनिट्स हैं या कुछ भी सामान है वो उसे बिकवाना चाहता है, तो वो आपके पास आता है, बोलता है भाई यार देख बिकवा दे यार, मेरा ना ये सामान है ये बिकवा दे। तो बोलेगा चल भाई ठीक है बिकवा तो मैं दूंगा, इसमें मेरा कितना होगा। कहने का मतलब ये है कि भाई उसको कमीशन चाहिए। सिंपल सी बात है, आज के टाइम पे कोई भी बंदा बिना प्रॉफिट के या बिना भी अपने किसी मतलब के कोई काम नहीं करता, सिंपल है। तो अगर वो कोई भी इंसान किसी भी इंसान का कोई फ़ायदा करवाता है या उसका कोई भी सामान बिकवाता है तो क्या करेगा, वो अपना कमीशन लेगा। ऑब्वियसली वो कमीशन लेगा, तो वो कमीशन हम क्यों इंक्लूड करेंगे, सबसे बड़ा मुद्दा ये है। लेकिन उससे भी बड़ा मुद्दा ये है कि अब भाई उसने बोल दिया देख भाई 2% मेरा होगा तभी मैं बिकवाऊँगा, नहीं तो नहीं बिकवाऊँगा। अब वो 2% उसका होगा तो आप मुझे बताइए कि वो 2% उसका क्यों होगा। देखो, सबसे बड़ा कारण ये है कि वो उसके लिए कस्टमर ला के दे रहा है, सबसे बड़ी चीज़ ये है, इसलिए वो 2% लेगा। प्रॉपर्टी डीलिंग का जो काम करते हैं वो लोग क्या करते हैं, अगर वो प्रॉपर्टी बेचते हैं, सपोज कर लो कि एक प्रॉपर्टी डीलर है, उसकी करोड़ों अरबों रुपए की प्रॉपर्टी है, वो उसे बेचना चाहता है, उसकी उस करोड़ों अरबों रुपए की प्रॉपर्टी मैं एक मिडल मैन बन के या मैं उसको बिकवा रहा हूँ, मैं थर्ड पार्टी हूँ या मैं ब्रोकर बन के बिकवा रहा हूँ, तो मैं क्या करता हूँ, उसकी मैं करोड़ों की ज़मीनें बिकवा रहा हूँ, तो क्या मैं उसमें अपना प्रॉफिट नहीं लूँगा? ऑब्वियसली मैं उसका 10% लूँगा या 1% लूँगा। अगर मैं 1 करोड़ की प्रॉपर्टी बिकवा रहा हूँ, उसका 10% भी ले रहा हूँ तो 10 लाख मेरा होता है। तो यहाँ पे मुद्दा ये है कि मैं बिकवा रहा हूँ तो मैंने भी तो कुछ एफर्ट किए होंगे ना, मैंने पता नहीं कितने लोगों से कॉन्टैक्ट किया होगा, कितने लोगों से डील की होगी, कईयों ने फाइनल किया होगा, कईयों ने नहीं फाइनल किया होगा। ओवरऑल कहने का मतलब ये है कि मैं एक तरीके से सर्विस दे रहा हूँ और मेरी सर्विस क्या है, रिवॉर्डेड है, क्योंकि वो रेंडर्ड है। मैं सर्विस दे रहा हूँ तो मैं पैसे लूँगा, इसीलिए कमीशन को इंक्लूड किया जाता है। देखिए यहाँ लिखा भी हुआ है,
बिकॉज कमीशन इज रिवॉर्डेड फॉर सर्विस रेंडर्ड, इसलिए कमीशन जो है इंक्लूड होगा वैल्यू एडेड मेथड के अंदर जब हम कैलकुलेशन करेंगे नेशनल इनकम का। ओके ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं। वैल्यू ऑफ इंटरमीडिएट गुड्स इज नॉट इंक्लूडेड इन वैल्यू एडेड, जैसा कि फर्स्ट पॉइंट था एज इट इज़ ये भी वही है। इंटरमीडिएट गुड्स को जब हम बेचेंगे या खरीदेंगे या कुछ भी जो इंटरमीडिएट होगा उसकी वैल्यू नहीं इंक्लूड होगी। ठीक है, वैल्यू ऑफ इंटरमीडिएट गुड इज नॉट इंक्लूडेड। वाई? बिकॉज इट इज़ इन प्रोडक्शन प्रोसेस, वो रेडी नहीं है सेल के लिए, परचेज के लिए रेडी नहीं है, वो रेडी टू यूज़ नहीं है या रेडी फॉर यूज़ नहीं है, तो उसकी वैल्यू इंक्लूड नहीं होगी। ओके चलिए बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की। फोर्थ पॉइंट है इम्प्यूटेड रेंट ऑन दी ओनर ऑक्युपाइड हाउस इज टू बी टेकन इनटू अकाउंट बिकॉज ऑल हाउस हैव रेंटल वैल्यू। कहने का सीधा सीधा मतलब है कोई भी घर है और उसका कोई भी मालिक है तो वो घर उसके थ्रू क्या है, उसके ओनर के थ्रू ऑक्युपाइड है, यानी कि उस पर उसका हक है, वो वहाँ पे रह रहा है, तो वो कोई भी घर हो वो नेशनल इनकम में इंक्लूड होगा। अब क्यों होगा? सिंपल सी बात, आपको सरल सी बात आपको एक उदाहरण के थ्रू बताते हैं। तो देखिए सीधा फंडा है, मान लीजिए कि आपके घर के पास कोई प्लॉट खाली पड़ा है, तो वो प्लॉट जब तक खाली पड़ा है तब तक उसकी कोई वैल्यू कोई नहीं समझता है। इट मीन्स का उसका ये मतलब तो नहीं है ना कि उसकी कोई वैल्यू नहीं है, या कोई आपके घर के अगल बगल में कोई भी रूम खाली पड़ा है जो पहले रेंट पे था अब वो रेंट पे नहीं है और वहाँ पे जो बंदा रह रहा था वो छोड़ के चला गया, तो वो रूम खाली पड़ा हुआ है। इट मीन्स क्या कि उसकी कोई वैल्यू नहीं है? नहीं, ऐसा तो नहीं होता ना। कोई भी लैंड हो, कोई भी रूम हो, अगर वो खाली है इसका ये मतलब नहीं कि उसकी कोई वैल्यू नहीं है। जब आप खरीदने जाओगे आपको उसकी वैल्यू पता चल जाएगी। वैसे भी आज के टाइम पे सबसे ज़्यादा अप्रिशिएट क्या चीज़ होती है? लैंड एंड बिल्डिंग, आपको पता है। ठीक है, उसकी रेट्स हमेशा बढ़ेंगे चाहे कुछ भी कितना भी होता रहे। तो हर एक घर की रेंटल वैल्यू होती है। अगर उस घर में कोई नहीं है इसका ये मतलब नहीं कि उसकी वैल्यू नहीं है। रेंटल वैल्यू का मतलब है कि वहाँ पे हर घर की एक पैसों की वैल्यू होती है। कोई प्लॉट खाली पड़ा है इसका मतलब ये नहीं कि उसकी वैल्यू नहीं है, वो जब बिकेगा तो उसमें लाखों लगते हैं। ओके, कोई रूम खाली पड़ा है इसका ये मतलब नहीं कि उसकी कोई वैल्यू नहीं है। अगर उसको रेंट पे लगाया जाएगा तो उस पर मिनिमम आपका रेंट कम से कम 2-3 हज़ार रुपये आएगा ही आएगा। इसीलिए कोई भी ऑक्युपाइड हाउस हो या अनऑक्युपाइड हाउस हो, अगर वो है हाउस है तो उसकी रेंटल वैल्यू होगी, और जब उसकी रेंटल वैल्यू होगी तो वो क्या होगा? इंक्लूड होगा वैल्यू एडेड मेथड में। आई थिंक यू आर गेटिंग माई पॉइंट्स। ओके, तो हमारा यहाँ पे फोर्थ पॉइंट क्लियर होता है। फिफ्थ की बात करते हैं। सर्विस फॉर सेल्फ कंजप्शन आर नॉट इंक्लूडेड। जो सर्विस है सेल्फ कंजप्शन की वो इंक्लूड नहीं होगी। अब देखो मैं आपको इसका बहुत अच्छा एग्जांपल देने वाला हूँ। ठीक है, आपके घर में आपकी मम्मी काम करती हैं, क्या आप उनके काम के बदले आप क्या उन्हें पैसे देते हो? नहीं। अगर कोई मेड काम करती है तो आप उन्हें सैलरी देते हो, बट आपकी मम्मी आपके लिए काम करती हैं, कपड़े धोती हैं या खाना बनाती हैं, तो क्या आप उसके लिए उनको पैसे देते हो? नहीं। ऐसे ही मम्मी क्या हैं? हाउस वाइफ हैं। अब मम्मी हाउस वाइफ हैं तो क्या वो इंक्लूड होगा? नहीं। क्या वहाँ पे कोई फाइनेंशियल वैल्यू हुई आपकी? नहीं। कोई फाइनेंशियल एक्सपेंडिचर हुआ? नहीं। क्या वहाँ पे कुछ भी पेमेंट हुई? नहीं। बट वो सेल्फ कंजप्शन के लिए है। आप खुश हो, पैसे दे रहे हो खुश होने के? नहीं ना। आप रो रहे हो, पैसे दे रहे हो रोने के? नहीं। इन सब चीज़ों पे आपका अपना खुद का हक है, वो आपके सेल्फ कंजप्शन के लिए है, तो आप उसमें वैल्यू एडेड मेथड को इंक्लूड नहीं कर सकते। ठीक है, अब ये आपको समझ में आ गया। चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। दी वैल्यू एडेड इन दी गवर्नमेंट सेक्टर इज इक्वल टू कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज़ ओनली। देखो ये जो टर्म है या ये जो लाइन है या ये जो पॉइंट है ये आपको थोड़ा कंफ्यूज कर सकती है, बट मैं आपकी कन्फ्यूज़न मिटा देता हूँ। देखो इस लाइन को बताने से पहले मैं आपको एक टर्म बता दूँ। आई हैव टॉट यू अबाउट व्हाट इज़ ऑपरेटिंग प्रॉफिट। पढ़ाया था मैंने आपको, फर्स्ट चैप्टर में पढ़ाया था ऑपरेटिंग प्रॉफिट क्या होता है। भाई देखो ऑपरेटिंग प्रॉफिट फर्स्ट और सेकंड चैप्टर दोनों में था, ये मैंने आपको दोनों बार बताया है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट का मतलब होता है भैया, या ऑपरेटिंग सरप्लस जो भी है, फैक्टर इनकम मैंने आपको बताई थी। फैक्टर इनकम में क्या होता है? कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय, वेजेस, रेंट, इंटरेस्ट, प्रॉफिट, मैंने आपको बताया था। अब देखो ये पॉइंट हमें कहता क्या है? दी वैल्यू एडेड इन दी गवर्नमेंट सेक्टर। जो भी वैल्यू ऐड होगी गवर्नमेंट सेक्टर में वो सिर्फ और सिर्फ क्या ऐड होगी?
कंपेंसेशन ऑफ एम्प्लॉय, क्यों बाकी चीज़ें ऐड क्यों नहीं होंगी? क्योंकि देखो गवर्नमेंट कैसे काम करती है, गवर्नमेंट कैसे काम करती है? एज अ वेलफेयर एजेंसी। जब गवर्नमेंट एज अ वेलफेयर एजेंसी काम करती है तो गवर्नमेंट किस चीज़ पे ज़्यादा फोकस करेगी? सोशल वेलफेयर पे ज़्यादा फोकस करेगी या प्रॉफिट पे ज़्यादा फोकस करेगी? ऑफ कोर्स नॉट, प्रॉफिट पे फोकस नहीं करेगी, वो सोशल वेलफेयर पे फोकस करेगी। और सोशल वेलफेयर कैसे होता है? कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय से होता है। हर बंदा जो काम कर रहा है उसे सैलरी वेजेस चाहिए। अगर कोई बंदे को सैलरी नहीं मिलेगी तो काम क्यों करेगा? नहीं करेगा। किसी बंदे को मजदूरी नहीं मिलेगी तो वो काम क्यों करेगा? नहीं करेगा। तो ये होता है सोशल वेलफेयर, ना कि प्रॉफिट होता है सोशल वेलफेयर। तो सिर्फ और सिर्फ इस टर्म के लिए इसको इंक्लूड किया जाएगा, बाकी टर्म के लिए इंक्लूड नहीं किया जाएगा, ना रेंट, ना प्रॉफिट, ना इंटरेस्ट। ओके, बात करते हैं 7th की। इम्प्यूटेड वैल्यू ऑफ प्रोडक्शन फॉर सेल्फ कंजप्शन इज टेकन इनटू अकाउंट। कोई भी चीज़ का प्रोडक्शन कर रहे हो और आप उसको सेल्फ कंज्यूम कर रहे हो तो भैया उसको टेकन इनटू अकाउंट ले लेंगे हम। कहने का मतलब है हम गिनेंगे उसको, काउंट करेंगे। क्यों काउंट करेंगे? अब एक किसान है, वो गेहूं उगा रहा है और गेहूं उगा के बेच भी रहा है और खा भी रहा है। तो भाई वो उगा रहा है तो वो खाएगा भी, तो वो प्रोड्यूसर है। तो इट मीन्स ये नहीं है ना कि वो खाता नहीं है, प्रोड्यूसर है तो वो खुद भी तो यूज़ कर रहा है ना। तो वो जब खुद भी यूज़ कर रहा है तो उसको भी हम काउंट करेंगे, क्योंकि जो वो यूज़ कर रहा है उसकी भी तो कुछ ना कुछ वैल्यू है ना, फाइनेंशियल वैल्यू। वो खुद खा रहा है तो भी काउंट करेंगे। अगर वही चीज़ वो खुद नहीं खाएगा, बेच भी देगा, तो आखिर उसकी कुछ फाइनेंशियल वैल्यू है, इसीलिए हम उसको काउंट करते हैं। तो अगर वो किसी को बेचेगा तो भी काउंट करेंगे, सेल्फ कंजप्शन करेगा तो भी काउंट करेंगे। ठीक है, तो ये हमारा होता है फॉर सेल्फ कंजप्शन टेकन इनटू अकाउंट। 8th एंड द लास्ट पॉइंट ऑफ द प्रिकॉशंस रिगार्डिंग प्रोडक्ट मेथड और वैल्यू एडेड मेथड। ओन अकाउंट प्रोडक्शन ऑफ गुड्स ऑफ प्रोड्यूसिंग यूनिट इज टेकन इनटू अकाउंट। ओन अकाउंट प्रोडक्शन ऑफ गुड्स। अब देखो इसका एग्जांपल देता हूँ, शायद आपको इस लाइन से समझ में नहीं आएगा। देखो कार की कंपनी है, एक कार मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, वो कार बनाती है। अब भाई वो कार बनाती है तो वो क्या करती है, अपने ही कारों का ना यूज़ करती है अपने एम्प्लॉयज़ को ट्रांसपोर्ट करने के लिए। अब आप बोलोगे सर एम्प्लॉयज़ कैसे ट्रांसपोर्ट होते हैं, वो कोई गुड्स एंड सर्विसेज तो है नहीं। जी बिल्कुल नहीं है, लेकिन कुछ एरिया ऐसे होते हैं जहाँ पे क्या है, या कुछ एरिया बोल दीजिए, या कुछ अच्छी अच्छी कंपनियाँ ऐसी होती हैं जो क्या करती हैं, अपने एम्प्लॉयज़ को ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज़ देती हैं, जिसे आप बीकॉम के सेकेंड ईयर में पढ़ेंगे तो उसे हम अलाउंस भी बोलते हैं। ठीक है, अलाउंस जो क्या है, फैक्ट्री या जो भी बहुत बड़ी बड़ी जो रेपुटेड या गुडविल जिन कंपनी की अच्छी होती है वो हमें देती है। तो कुछ कंपनियां ऐसी हैं जो क्या करती हैं, अपने एम्प्लॉयज़ के लिए खुद से बसेस, कार्स, टैक्सीज भेजती है। फॉर एग्जांपल के तौर पे एक बहुत फेमस कंपनी है मदरसन सुमी सिस्टम्स लिमिटेड। ये क्या करती है, अपने एम्प्लॉयज़ के लिए बस भेजती है। इनके बहुत सारे एम्प्लॉयज़ हैं, वो क्या करते हैं, बस से आते हैं, बस से जाते हैं, और वो बस जो होती है कंपनी के थ्रू इनको गिवन होती है। ठीक है, और उनका कोई किराया उसमें नहीं लगता है। ठीक है, तो ये फ्री ऑफ कॉस्ट होता है, जो कि जिसे हम अलाउंस भी बोलते हैं, जो रेपुटेड कंपनियां देती हैं। तो कोई भी मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, कोई भी कंपनी है, वो अपने एम्प्लॉयज़ को ट्रांसपोर्ट कर रही है खुद के जो भी वो प्रोडक्शन कर रही है उस चीज़ से। जैसे कि एक कार की कंपनी है, वो कार प्रोडक्शन करती है, लेकिन वो अपने उसी कार का यूज़ उन एम्प्लॉयज़ को लेके आने और जाने में भी करती है, उनको घर छोड़ने और घर से लेके आने में भी करती है। तो वो क्या है, वो ये टर्म हो ओन अकाउंट प्रोडक्शन ऑफ गुड्स ऑफ प्रोड्यूसिंग यूनिट इज टेकन इनटू अकाउंट। तो इसको हम क्या करते हैं, काउंट करते हैं वैल्यू एडेड मेथड में। देखो दोस्तों, ये मैं आपको ये सब पढ़ाने के बाद मैं आपको एक चीज़ बता दूं, बच्चे क्या करते हैं, वैल्यू एडेड मेथड का सिर्फ और सिर्फ मेजरमेंट पढ़ लिया। जैसे मैंने आपको यहाँ पे फॉर्मूला लिख के दिया था, प्राइमरी सेकेंडरी टर्चरी जीडीपीएमपी हो गया, जीडीपीएमपी से माइनस कर दिया डेप, तो हमारा जो भी एनडीपीएमपी हो गया, उसमें से हमने माइनस कर दिया एनआईटी, तो हमारा क्या हो गया, एनडीपीएफसी हो गया। एनडीपीएफसी में हमने ऐड कर दिया एनएफआई, तो हमारा क्या हो गया, एनएनपीएफसी हो गया। बच्चे क्या करते हैं, इसको पढ़ लिया, मेजरमेंट को पढ़ लिया, इट्स ओके यार, अब तो हम कर ही देंगे, हमें तो आ गया, याद हो गया हमें, अब हमें आता है। अब भाई दोस्त पूछे, मैडम पूछे, कोई भी पूछे, आता है, मैं पढ़ा दूंगा तेरे को, इट्स ओके। देखो ऐसा नहीं होता। अच्छी बात है, आप कॉन्फिडेंट हो, आपने ये सब कर लिया, आपको आ गया, कंसेप्ट आपके क्लियर हो गए, बहुत अच्छी बात है। लेकिन एक जो थोड़ा बहुत कंसेप्ट है ना, वो ये भी है, अगर ये कंसेप्ट नहीं होता तो आई थिंक कि बुक में गिवन नहीं होता। मानता हूँ कि बहुत सारी चीज़ें हैं जो बच्चे कॉन्फिडेंट हो जाते हैं, नहीं हमें आता है मैम, हम कर लेंगे सर, हम कर लेंगे, मानते हैं हम, आप कर लोगे, अच्छी बात है, यू आर वेरी वेरी कॉन्फिडेंट, बट कभी कभी वो ओवर कॉन्फिडेंस हो जाता है। ठीक है, तो उसको नहीं लेना है, आपने ये भी देखते हुए चलना है आपको, क्योंकि ये जो प्रिकॉशंस है, अगर आप ये नहीं लेते हैं तो देखो होता क्या है, अगर इस प्रिकॉशंस के बारे में आपने नहीं पढ़ा है तो मैं फ़र्क बता देता हूँ, बाकी आप खुद से डिसाइड करना
कि मैं सही हूँ या आप सही हैं, या मैं गलत बता रहा हूँ या आपको मेरी बातें गलत लग रही हैं। देखो फ़र्क बता देता हूँ। अगर आपने ये सारी चीज़ें नहीं पढ़ी हैं और कुछ ऐसा क्वेश्चन जनरेट करके एग्जाम में आ जाता है जिसमें इनमें से कोई भी एक टर्म होता है, ठीक है, कोई सा भी एक टर्म होता है, या यहाँ पे 8 टर्म है, मैं मान लेता हूँ कि 4 टर्म, इसमें से 4 टर्म आ जाते हैं, इसमें से 4 टर्म को यूज़ करके क्वेश्चन बनाया गया है, ठीक है, और लेकिन आपने ये प्रिकॉशंस नहीं पढ़ी हैं, तो आप क्या करोगे, विदाउट प्रिकॉशंस आप क्या करोगे, उसको कैलकुलेट करोगे और वहाँ पे वो जो 4 टर्म होंगे ना, वो गए तेल लेने, उनको आप यूज़ ही नहीं कर पाओगे। क्यों नहीं कर पाओगे? क्योंकि आपने पढ़ा है सिर्फ और सिर्फ मेजरमेंट। आप क्या करोगे, मेजरमेंट पढ़ोगे और छाप के आ जाओगे। ओके, तो वहाँ पे आप कॉन्फिडेंट रहोगे, बेटा मैं करके तो आया था, नहीं यार ये सही होगा, लेकिन नहीं, ऐसा नहीं होता। अगर आपने प्रिकॉशंस की होंगी और वो क्वेश्चन जनरेट हुए हैं और उसमें प्रिकॉशंस हैं, आप खट से पकड़ लोगे, तो ये होता है एक्चुअल पॉइंट। लेकिन उस बेस पे उसे हम कह सकते हैं कि दिस इज रट्टाफिकेशन, क्योंकि फॉर्मूला याद करना, सिर्फ फॉर्मूला याद करने से कुछ नहीं होता। फॉर्मूला कैसे एस्टिमेट हुआ, कैसे फॉर्म्ड हुआ, वो भी आपको पता होना चाहिए। क्योंकि अगर आपको ये पता होगा और आपको फॉर्मूला नहीं पता होगा ना, तो आप फॉर्मूला खुद से जनरेट कर सकते हो या खुद आप बना सकते हो कि नहीं ऐसा ऐसा करके फॉर्मूला ये हो जाएगा। लेकिन आपको फॉर्मूला रटा हुआ है तो आप उसको एस्टिमेट और फॉर्म्ड नहीं कर पाओगे, ना ही आप उसको क्लासीफाई और ना ही आप उसको एक्सप्लेन कर पाओगे, ना ही आप उसको इलैबोरेट कर पाओगे। इसलिए ये टर्म आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। मानता हूँ कि थोड़ा बोरिंग लग सकता है या थ्योरेटिकल है, अरे सर बहुत बोरिंग है यार, सर ये पढ़ने का मन नहीं कर रहा, सर ये मत पढ़ाओ यार आप। होता है, हमारे साथ भी होता था। इसीलिए मैं इस चैप्टर को 3 पार्ट में डिवाइड कर रहा हूँ। मुझे पता है थोड़ा सा लेंथी हो जाएगा, मुझे पता है कि आपको थोड़ा सा बोर फील हो सकता है, बट मैं बिल्कुल फील नहीं होने दूंगा। ये आपको बहुत ध्यान में रखना है, बिकॉज जब आप नेशनल इनकम के क्वेश्चंस करोगे तो उसमें कुछ टर्म ऐसी आएंगी जिसमें ये आपके काम ज़रूर आएंगे। ऐसा नहीं है कि ये काम नहीं आएंगे। अगर इनका कोई काम नहीं होता तो मेरे सबसे बुक में नहीं गिवन होती, या आपके सबसे भी बुक में नहीं गिवन होती, ठीक है। और सबसे बड़ी चीज़ है कि हम एनसीईआरटी नहीं फॉलो करते हैं, हम एक राइटर की बुक फॉलो करते हैं। बहुत सारे बच्चे जो हैं वीके ओरी की बुक्स फॉलो करते हैं, बहुत सारे बच्चे संदीप की बुक फॉलो करते हैं, ये कोई संदीप करके एक राइटर है, उनकी बुक फॉलो करते हैं। तो देखो हर राइटर का अपना अपना अलग अलग लिखने का तरीका होता है, बट एग्ज़ाम में इकोनॉमिक्स ये कहता है कि एग्ज़ाम में आपको अपनी ओन लैंग्वेज में नहीं लिखना है, आपको टर्म ऐसा लिखना है कि जो बुक के लैंग्वेज में हो या ऐसी लैंग्वेज में हो जो लैंग्वेज गलत ना हो। कहने का मतलब है आप इकोनॉमिक्स में बना के नहीं लिख सकते, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आपको ध्यान देनी है। एक और बार फिर से बता दूं, क्लास 12 चैप्टर 3 है ये, और मैं इसको 3 पार्ट में बनाऊंगा बिकॉज इसके 3 मेथड हैं। फर्स्ट पार्ट में मैंने ये पहला मेथड क्लियर किया है, अगली क्लास में मैं दूसरा मेथड, और उसके नेक्स्ट क्लास में मैं तीसरा मेथड आपको क्लियर करूंगा। अगले मेथड का नाम हमारा जो भी है, इसमें दो मेथड और बचे हुए हमारा ये हो गया, कौन सा वैल्यूएटेड मेथड हो गया। इसके बाद आपका इनकम मेथड है, ठीक है। इनकम मेथड के बाद आपका एक और मेथड और है जिसका नाम मुझे भी याद नहीं आ रहा, बट मैं आपको बताऊंगा। तो एक्सपेंडिचर मेथड, ओके, एक्सपेंडिचर मेथड और इनकम मेथड हमारे बचे हुए हैं। नेक्स्ट क्लास में आपको एक्सपेंडिचर मेथड पढ़ाऊंगा और लास्ट क्लास में मैं आपको, इस चैप्टर के लास्ट क्लास में मैं आपको इनकम मेथड पढ़ाऊंगा। तो ये जो है आपको ध्यान रखना है, इसको देखिए, इससे रिलेटेड क्वेश्चंस हैं, उन क्वेश्चंस को कीजिए। बुक में एग्जांपल्स गिवन है, एग्जांपल्स को कीजिए। जब मैं ये सारे मेथड पढ़ा दूंगा तो मैं तीनों मेथड के एक एक क्वेश्चंस आपको बताऊंगा, जो कि एक क्वेश्चन की क्लास होगी या डाउट क्लास होगी, ठीक है। तो ये आप पढ़िए, इसमें कोई भी इशू होता है आप मुझे बताइए, और तब तक के लिए पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए। बाय बाय।